अध्याय 31 स्वतंत्रता आंदोलन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गांधी युग से कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मैं करवाऊंगा। आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, शिक्षक भर्ती, सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, गांधी युग को समाप्त करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वहाँ से वीडियो का पीडीएफ ले लीजिए, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। 1 नंबर का, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? चलिए यही क्वेश्चन 1 नंबर में यहाँ से अच्छा तरीका से पीडीएफ लगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि महात्मा गांधी, फटाफट आप लोग बताइए किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटा था, कब लौटा था? तो 1915 में लौटा था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको और भी कुछ जानकारी देता हूँ। अब महात्मा गांधी पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका गया कब था भैया? तो ये गया था 1893 में गया था। क्यों गया था? क्योंकि गुजरात का सेठ था दादा अब्दुल्ला, इन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहाँ पे जब गए तो वहाँ पर उन्होंने कितने साल तक रहे थे? 22 वर्ष। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहा था? 22 वर्ष रहा। और उसके बाद में इन्होंने भारत आया। कब आया? 1915 में 9 जनवरी को। कब आया था? 9 जनवरी में आया था। इस दिन हम लोग मनाते हैं भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। समझ में आ रहा है आपको? जिस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आया, उस दिन को हम लोग किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और भी हम आगे पढ़े इनके डिस्कशन को, तो गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा का पालन किया। भैया ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी का 2 हथियार कौन कौन सा था? तो 2 हथियार भैया, न लाठी था न भाला था, इसका क्या था? सत्य और अहिंसा था। महात्मा गांधी का 2 हथियार कौन था? सत्य और अहिंसा था। दक्षिण अफ्रीका में वह पहले भारतीय बैरिस्टर थे। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका जाने वाले वह पहले बैरिस्टर मतलब क्या? वकील थे। भारत की सक्रिय राजनीति में आने से पहले महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए थे, उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। चलिए इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछेगा कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको ऐसे इतना प्रश्न का आंसर याद रखना है, इस प्रश्न से इतना जानकारी हमको मिलता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? गांधी जी ने अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा जीत करके आया था। और उसके बाद में भारत में इन्होंने सर्वप्रथम, जो वहाँ से लौटने के बाद में करा है, यानी भारत में पूछ रहा है, तो 1915 में भारत आया था और 17 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। कौन किया था? चंपारण हुआ था 1917 में हुआ था। चोरा चोरी 1922 में घटना घटा था। दांडी 1930 में घटा था। बारदोली 1928 में घटा हुआ था। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? 17 चंपारण हो जाएगा, 1917। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, का दौरा किया था। और चंपारण पूछेगा क्वेश्चन कि चंपारण कहाँ पड़ता है? तो आपको बताना है कि चंपारण भैया बिहार में पड़ता है। और यही बिहार का दोस्तों एक किसान रहता था, जिसका क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? गांधी जी को बुलाते हैं। और गांधी जी यहाँ पर आकर के यहाँ के किसानों का दुख को समझते हैं। तो उन्हें पता चला कि यहाँ के किसानों से अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर क्या करवा रहा है? नील का खेती करवाता था। कितना? 3/20 भाग पर नील का खेती करवाता था। तो जिनसे क्या होता था? किसानों का फसल खराब होता था। तो जब राजकुमार शुक्ला यहाँ का स्थानीय किसान जो था चंपारण का, वो कई बार बात किया, लेकिन इनके बातों को जब नहीं माना, तो गांधी जी आकर के इस गांधी जी को बुलाया ये। और गांधी जी आकर के 3/20 भाग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 3 कठिया पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? 3 कठिया पद्धति कहते हैं। और इस 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया। 3 कठिया पद्धति क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पर लागू था? तो ये चंपारण के किसानों पर लागू था। इसको समाप्त गांधी जी ने कर दिया था। 3 कठिया पद्धति का संबंध किससे था? तो नील खेती से था। यहाँ पर 3/20 भाग पर नील का खेती करवाता था।
तो जब गांधी जी ने जब बात किया तो गांधी जी की बात को अंग्रेज मान गए। तो ये सब देखते हुए एक व्यक्ति था रविंद्रनाथ टैगोर। कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कहा ये कोई गांधी नहीं है, यह महात्मा है। क्या है? महात्मा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। किस आंदोलन में कहा था? तो आपको बताना है, चंपारण सत्याग्रह में कहा था। बदले में महात्मा गांधी भी रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? गुरुदेव कहा था। कहा नहीं गुरुदेव, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तो गुरुदेव की उपाधि पूछेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। बदले में ये महात्मा दिया था, ये क्या दे दिया? गुरुदेव का दे दिया गया था। और तिनकठिया पद्धति जब बनाया तो गांधी जी ने आकर के चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाया, और इस कमेटी में शामिल पूछेगा कौन कौन लोग था। इसी कमेटी के थ्रू अंग्रेजों पर दबाव डाला गया। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको बोनस देंगे, आपका जितना भी फसल खराब हुआ है। तो उसमें राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर, महादेव देसाई, ये सब शामिल था। तो महादेव देसाई पूछेगा कि महात्मा गांधी का निजी सचिव पूछेगा कौन था? तो महादेव देसाई था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, कौन सा पत्रिका को निकाला था? इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका को निकाला था। चलिए मैं आपको बताता हूँ, महात्मा गांधी के टोटल 4 पत्रिका था। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। तो भैया ये 4 गो जो पत्रिका आप लोग रट लीजिए, किसका है? यह महात्मा गांधी का है। तो दक्षिण अफ्रीका में कौन निकाला था? तो ये ऑप्शन डी नंबर वाला निकाला था, इंडियन ओपिनियन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इंडियन ओपिनियन, थोड़ा सा इसके बारे में। 1894 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1894 ईस्वी में। फिर पूछेगा किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला, और यहीं पर दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने पूछेगा कौन सा अखबार को निकाला था, कौन सा पत्रिका को निकाला था? इंडियन ओपिनियन। 4 गो मैंने आपको बताया, इनमें से एक इंडियन ओपिनियन भी था। इसके माध्यम से उन्होंने नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु संघर्ष किया। यह पत्रिका पूछेगा कि इंडियन ओपिनियन जो था वो किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो वो बहुत सारे भाषा में प्रकाशित होता था, जैसे गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, तमिल हो गया, अंग्रेजी हो गया। तो इन सारी भाषा में इंडियन ओपिनियन को प्रकाशित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो वो था असहयोग आंदोलन। कौन था? असहयोग आंदोलन। चलिए पहले मैं असहयोग आंदोलन के बारे में बता देता हूँ, जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस दिन, जिस दिन असहयोग आंदोलन हुआ था, शुरू हुआ था, किस भारतीय नेता का मृत्यु हुआ था? दोस्तों इसी 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। किसका हो गया था? बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया। बाल गंगाधर तिलक को हम लोग क्या कहते हैं? लोकमान्य कहते हैं। तब बाल गंगाधर तिलक मान के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख रुपया चंदा वसूला गया। कितना? 1 करोड़ 20 लाख रुपया इस आंदोलन को चलाने के लिए चंदा वसूला गया। और चंदा जब वसूला गया 1 करोड़ 20 लाख, इस पैसे से घर घर खादी और चरखा बांटा गया। क्या बांटा गया? खादी और चरखा बांटा गया। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि असहयोग आंदोलन का चुनाव चिन्ह क्या था? चिन्ह क्या था? तो आपको क्या बताना है? खादी और चरखा था। और इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? स्वदेशी वस्तु को अपनाओ और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करो। और इस आंदोलन को पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कब वापस ले लिया था? तो ये ले लिया था 5 फरवरी 1922 को। चोरी चौरा कांड के कारण इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। इस आंदोलन में पूरे जन भाग लिया था, देश के सभी जन ने भाग लिया था, यहाँ तक कि नाथूराम गौडसे भी भाग लिया था, सुभाष चंद्र बोस ने भी भाग लिया था। चलिए अब डिस्कशन को हम लोग पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन माना जाता है। यह जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1920 से 22 में चलाया गया था तथा पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को भूतपूर्व सफलता मिली। अच्छा, रोलेट एक्ट से भैया क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रोलेट एक्ट को याद रख लीजिएगा। इसको हम लोग काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। और इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था, सिर्फ शक के आधार पर। और रोलेट एक्ट को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बिना अपील
अब बिना दलील का कानून भी कहते हैं। अब इस एक्ट के तहत अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था तो आप इसके खिलाफ ना तो कहीं वकील कर सकते हैं, ना कहीं दलील कर सकते हैं, ना कहीं अपील कर सकते हैं। इसलिए इस कानून को कहा गया ना अपील, ना वकील, ना दलील का कानून भी कहा गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं रेलवे में देखा था, ऐसा भी पूछ लिया गया है कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला का नाम बोले तो दोस्तों आपको बताना बसंती देवी। क्या बताना है? बसंती देवी। मैं सेट बना रहा था तो उस समय मैंने क्वेश्चन को देखा, इसलिए हमको याद है। तो प्रथम महिला बसंती देवी। अब प्रथम अगर जब पुरुष पूछे तो आप पुरुष भी याद रख लीजिए। जब महिला पूछा है तो पुरुष भी पूछ सकता है। तो पुरुष याद रखना है आपको, मोहम्मद अली। कौन? मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली वही व्यक्ति है जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक के कंधा दिया था इनकी मृत्यु को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाएं किस कालक्रम में घटित हुई? यहाँ कुछ घटनाएं हैं, आपको बताना है कि इनका कालक्रम बताना है। जब भी मिलाने वाला आता है तो काफ़ी इजी होता है, क्योंकि आपको अगर एक भी अगर पता होता है, 1 से 2 अगर आपको पता होता है तो समझिए कि आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। तो चोरी चोरा घटनाकांड जो हुआ था कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ। रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 को हुआ। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1917 को हुआ। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 को हुआ। तो सबसे पहले कौन हुआ? तो सबसे पहले 1917 में चंपारण हुआ, यानी 4 हो गया। और उसके बाद में रोलेट एक्ट हुआ 1919 में, फिर उसके जस्ट 1919 में ही जालियांवाला हत्याकांड हुआ। तो देखिए 4 वाला कौन ऑप्शन दिख रहा है? एक दिख रहा है, इसलिए बोले कि सबसे इजी होता है। आगे हमको चेक करने के लिए गए, किसी में 4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन सी वाला क्या हो जाता? बिल्कुल राइट हो जाता। फिर 4, फिर 3, हाँ 4 के बाद में रोलेट एक्ट, फिर 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। इसलिए कहते हैं कि मिलान करने वाला सबसे इजी होता है। चलिए, और सबसे कम समय में बन जाता है, सबसे बड़ा बात ये है। यहाँ पर देख लीजिए वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, यहाँ लिखा हुआ है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और ये नील के खेती के विरोध में। पीछे मैंने आपको बताया तिनकठिया पद्धति यहीं पे लागू था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह, जिसको हम लोग काला कानून कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है काले अधिनियम के विरुद्ध में, इसी को हम लोग काला कानून, बिना अपील दलील का कानून कहते हैं। नेक्स्ट है जालियांवाला हत्याकांड, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जालियांवाला बाग में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चोरी चौरा घटनाकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरी चौरा गांव जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ के 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, तो आपको याद ही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है चोरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो अभी भी मैंने आपको बताया कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड हुआ था। इसमें 22 पुलिसकर्मी को आग में जलाकर मार दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। चोरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। 22 पुलिसकर्मी में एक थानेदार था और 21 को उसका सिपाही था। इस घटना को चोरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस के बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का पारित किया गया। अच्छा, बारदोली कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? वो कौन किया था? CR दास भैया, इसी को हम लोग कहते हैं चित्तरंजन दास। और ये चित्तरंजन दास कौन तोप था? तो ये चित्तरंजन दास भैया सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। कौन? चित्तरंजन दास। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं 1920 के अधिनियम की और भी बातें जो नागपुर में हुआ था। यहाँ डिस्कशन में दिया हुआ है। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा? तो आपको बताना है 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस प्रस्ताव के विभिन्न मुद्दों पर कुछ युवा नेता जैसे CR दास, जिसको हम लोग कहते हैं चित्तरंजन दास, फिर मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय को हम लोग कहते हैं पंजाब केसरी। क्या कहते हैं? पंजाब केसरी कहते हैं। आदि ने इनका विरोध किया, परंतु नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में, जब इसके बाद अगला अधिवेशन हुआ नागपुर में, कब हुआ? 1920 में। चित्तरंजन दास ने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। उसके बाद में चित्तरंजन दास को लगा नहीं, गांधी जी जो कह रहे हैं ये उचित है, हमको असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए। तो
सब कोई मान गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री विजय राघवाचारी ने की थी। इस प्रस्ताव के साथ स्वराज की मांग को लक्षित किया गया और यह पहली बार जो है स्वराज की मांग को भी इसी प्रस्ताव में प्रस्तावित किया गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ हमको पता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 5 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हो गया। जब बंद हो गया तो सब नेता क्या हो गया, गांधी जी से गुस्सा गया और कुछ नेता जा करके अपना अपना अलग पार्टी बना लेता है। जैसे इसी समय एक पार्टी बन जाता है स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी जब बनता है तो स्वराज पार्टी का पूछेगा कि अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो अध्यक्ष था चितरंजन दास था और सचिव कौन था? मोतीलाल नेहरू था। तो यह पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। दोनों में जो ऑप्शन रहेगा आप लगा दीजिएगा। और इसका भी जो मेन कारण क्या था, असहयोग आंदोलन से खपा होकर के इस पार्टी का निर्माण किया गया था। चलिए बढ़ते हैं, चौरी चौरा की एक छोटी सी घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से कुछ युवा कांग्रेस नेता असंतुष्ट थे। गांधी जी के इस निर्णय के फलस्वरूप कांग्रेस के अंतर्गत चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन पूछेगा कौन किया? तो आपको दोनों का नाम याद रखना है, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। जिसके अध्यक्ष पूछेगा कौन था? अब अलग अलग करके क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो CR दास यानी चितरंजन दास। और सचिव पूछेगा कौन था? तो मोतीलाल नेहरू था। आपको इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? अच्छा, खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम निकला? तो खिलाफत आंदोलन जो क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 अप्रैल 1914 को हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने तुर्की पर कब्जा कर लेता है और तुर्की पर कब्जा करके तुर्की को 2 भाग में बांट देता है सीवर्स के संधि के तहत। और जब तुर्की को 2 भाग में बांट करके तुर्की को क्या कर दिया? 2 भाग में बांट दिया, तुर्की का विभाजन कर दिया और यहाँ से क्या कर दिया? खलीफा पद को समाप्त कर दिया। और इसी खलीफा पद को बचाने के लिए मुसलमानों ने आंदोलन किया और यही आंदोलन क्या कहलाता था? खिलाफत आंदोलन किया था। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी भी भाग लिया था और इसको खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और खिलाफत आंदोलन का पूछेगा कि सबसे शक्तिशाली नेता कौन था? तो मुस्तफा कमाल पाशा था। कौन था? मुस्तफा कमाल पाशा था। आपको याद रखना है। चलिए हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो दोस्तों इसका परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिमों मतभेद में कमी हुई। और क्यों कमी हुई? क्योंकि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी आकर के शामिल हो गए। जब गांधी जी शामिल हुए तो कई मुसलमानों को लगा कि यह तो हम लोगों का है, हम लोग का खलीफा को समाप्त किया है, आप क्यों इस आंदोलन में कूदे? तो महात्मा गांधी ने कहा कि इस वक्त हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं है, इस वक्त देश को अंग्रेजों से कैसे बचाया जाए, बेहतर होगा कि हम लोग इस पर सोचें। तो मुस्लिमों ने महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा खुश होकर के इसको ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। और खिलाफत आंदोलन के बारे में यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। खिलाफत आंदोलन भारत के मुख्यतः मुसलमान द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किया गया दुर्व्यवहार का परिणाम था। मैंने आपको बताया कि इस तुर्की से खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। इस प्रकार यह आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। परंतु 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा जो सबसे शक्तिशाली नेता था। अच्छा, मुस्तफा कमाल पाशा आपने PK मूवी देखा होगा, उसमें वो जो बाबा होता है वो कहता है कौन है ये PK? तुर्रम खां है, परवेज खां है या मुस्तफा कमाल है? तो यही मुस्तफा कमाल का बात वो करता है। तो मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के बाद खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है? अच्छा, देश बंधु कह रहा है तो चितरंजन दास। देश बंधु चितरंजन दास। दीन बंधु हम कहते हैं CF एंड्रूज को कहते हैं। किसको कहते हैं? CF एंड्रूज को कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं चितरंजन दास को देश बंधु। अच्छा, देश रत्न पूछेगा किसको कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु का तात्पर्य है फ्रेंड ऑफ द नेशन।
उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। पीछे पढ़ के आए हैं कि 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के कौन सा पार्टी का स्थापना किया था? स्वराज पार्टी। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी की थी। चित्तरंजन दास ने गांधी जी के विधान परिषद के बहिष्कार का निर्णय का विरोध किया था। अच्छा, ये विधान परिषद वाला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। असहयोग आंदोलन में जब गांधी जी कह रहा था कि सभी विदेशी व्यक्तियों को छोड़ना है, तो लाला लाजपत राय बोला था कि हम लोग सरकारी स्कूल को हम लोग स्कूल और कॉलेज का विरोध करेंगे। तो उस पर लाला लाजपत राय ने कहा था, गांधी जी शिक्षा विकास की धुरी है, आप इसको कह रहे हैं समाप्त करने के लिए। तो गांधी जी ने कहा था कि हम लोग अंग्रेजी स्कूल को बंद करेंगे, बदले में हिंदी स्कूल खोलेंगे। तो कहा कि हाँ, सबको ये बात सही लगा। ठीक उसी प्रकार विधानसभा और विधान परिषद छोड़ने का बात कहा था चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास ने जब विधानसभा विधान परिषद को छोड़ने का बात कहा था, तो इसका भी विरोध हुआ, लेकिन बाद में चित्तरंजन दास मान गया। तो विधान परिषद के बहिष्कार का निर्णय का विरोध किया था। कब किया था? वो असहयोग आंदोलन में किया था। उन्होंने कहा कि मैं परिषद की स्वराज प्राप्ति का साधन समझता हूँ। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 ईस्वी का अध्यक्ष किसको चुना गया था? पीछे मैंने आपको अगर आपने मेरा सुना होगा तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। जब भाग लिया था तो मुसलमानों ने इनको कह दिया था, आप क्यों भाग ले रहे हैं, ये तो हमारा आंदोलन है। तो गांधी जी ने कहा कि इस वक्त जो है हिंदू मुस्लिम करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे देश को बचाया जाए। तो गांधी जी को पकड़ के खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। तो यहाँ डिस्कशन पढ़िए, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अली बंधु यानी मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली को दिया जाता है। अच्छा, अली बंधु पूछे क्वेश्चन किसको कहते हैं? तो हम लोग मोहम्मद अली और शौकत अली को कहते हैं। अच्छा, मोहम्मद अली और शौकत अली से एक क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को कंधा देने वाला पूछेगा 2 मुसलमान कौन था? तो यही अली बंधु था। कौन था? मोहम्मद अली और शौकत अली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? अच्छा, पहले हम लोग नेहरू रिपोर्ट, भैया ये है क्या, पहले इसको आप समझिए। जब तक आप क्वेश्चन के गहराई को नहीं समझिएगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आप क्वेश्चन के गहराई को समझिए जितना हो सके। नेहरू रिपोर्ट को हम लोग कहते हैं भारत का प्रथम संविधान। क्या कहते हैं? भारत का प्रथम संविधान कहते हैं। और जब ये संविधान जब तैयार हुआ, इसमें कितना आदमी मिला था? कुल 9 आदमी मिलकर के इस संविधान को बनाया था। तो जब इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया संविधान का, इस अपना जो संविधान 9 आदमी मिलकर के बनाया था, तो देश का जनता ने इनका विरोध कर दिया। कहा कि हमको ऐसा संविधान नहीं चाहिए जिसका नेतृत्व करता एक बाप और एक बेटा हो, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर इस संविधान जो बनाया था, प्रथम संविधान नेहरू रिपोर्ट, तो दोनों का महत्वपूर्ण योगदान था। सबसे बड़ा लीडर यही दोनों था। तो जनता ने इसका क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। और जिसके बाद तो आपको पता ही है कि भारत का संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 9 आदमी नहीं, पूरा मतलब संविधान सभा, मतलब कई सारे लोग मिल करके बनाया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ अब डिस्कशन को हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आएगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार किया उसे नेहरू रिपोर्ट, जो कब आया था? 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। इस समिति में 2 मुस्लिम सहित कुल 9 सदस्य थे। पूछा जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट में कितने लोग शामिल था? तो टोटल 9 लोग शामिल था। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का लक्ष्य घोषित किया गया था। उसमें डोमिनियन स्वतंत्र स्टेट का लक्ष्य घोषित किया गया था और जनता ने इस संविधान को ठुकरा दिया था। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। कब किया था? 1929 में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। चलिए पढ़ते हैं। 1929 ईस्वी में लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्प को तैयार किया गया तथा भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे लाहौर के रावी नदी पर भारत के आधिकारिक झंडा फहराया। कौन फहराया? जवाहरलाल नेहरू। और कहा, मैं स्वभाव से समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मैं इस देश को ऐसा ही बनाना चाहता हूँ। यह भाषण में अपना बोला था। कौन बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। और पूर्ण स्वराज को इन्होंने इस दिन अपना पूर्ण स्वराज पास कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है
गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपको पता है कि टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कितना हुआ था? आप लोग पहले क्वेश्चन का पहले डीपली गहराई को समझिए कि ये हुआ क्यों था। तो ये हुआ था कि टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया, तो और बाद बाकी 78 आदमी ने भाग लिया। कितना आदमी लिया था? 78 आदमी ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इस समय राजा पूछेगा कौन था, तो जॉर्ज पंचम था। और प्रधानमंत्री पूछेगा कि गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था, तो रैमसे मैकडोनाल्ड था। कौन था? मैकडोनाल्ड था। आपको याद रखना है। तो जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इस 78 आदमी से बात करने के बाद में वहाँ के राजा और वहाँ के प्रधानमंत्री को जब सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो भारत के वायसराय उस समय था लॉर्ड इरविन। इनको कहा यहाँ के प्रधानमंत्री, आप जाइए गांधी जी को बुला लाइए, सबसे बड़ा लीडर को बुला के लाइए। तो गांधी जी को बुलाने के लिए जो है कौन आते हैं? लॉर्ड इरविन आते हैं। इस समय गांधी जी क्या कर रहे होते हैं? इस समय गांधी जी असहयोग करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहा था और 11 मांग रख चुका था कि हमारे 11 मांग पूरा करो तभी हम जाएंगे गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। जिसके कारण क्या हुआ कि लॉर्ड इरविन आता है और गांधी जी से मिलता है। कहाँ पे आके? दिल्ली में। और इसलिए इसको हम लोग दिल्ली समझौता या इरविन समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और गांधी जी को कहता है कोई भी हर हालत में वहाँ पर लेकर के आना है। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गांधी जी किसका आदमी था? कांग्रेस का आदमी था। तो गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में शामिल करने के लिए क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था और इरविन को भेजा गया कि गांधी जी को आप इंग्लैंड लेकर के आइए, गोलमेज सम्मेलन में भाग दिलवाइए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। अब हम लोग देखते हैं गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन पूछेगा कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी और इरविन के मध्य हुआ था। एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। इस समझौता के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। गांधी जी इस समय बता रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इन्होंने 11 मांग रखा था। कितना मांग? 11 मांग रखा था। कहा था कि 11 मांग अगर हमारा पूरा करेगा तभी हम जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूछेगा कब हुआ था? तो 1931 में। तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत संगठन जो गुप्त क्रांतिकारियों का संगठन था, इसका जो गठन था कौन किया था? BD सावरकर, जिसको हम लोग विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं। इनके द्वारा 1902 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि मित्र मेला का स्थापना कौन किया था? तो विनायक BD सावरकर किया था। 1904 में एक गुप्त सभा, तो याद रख लीजिएगा, मित्र मेला और अभिनव भारत और एक गुप्त सभा अभिनव भारत क्या था? गुप्त सभा था में परिवर्तित होगी। और 1904 में क्या हो गया कि अभिनव भारत क्या हो गया? गुप्त सभा में परिवर्तित होगी। यह संगठन गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करता था। BD सावरकर पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी चलाया गया था। नेक्स्ट है, कामागाटामारू क्या था? कामागाटामारू क्या था? दोस्तों कामागाटामारू क्या था? यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि 1913 में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा आने की अनुमति प्रदान कर दी जो सीधे भारत से न आए हो। इस निर्णय के आधार पर बनाकर गुरुदीप सिंह एक जहाज कामागाटामारू को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर पहुंच गए। कितने यात्री? 376 यात्री के लेकर। ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण इस जहाज को कनाडा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जहाज के वापस बजबज, ये जो जगह कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में, पहुंचने पर यात्रियों और पुलिसकर्मियों के बीच संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष का परिणाम 18 यात्री की मृत्यु हो गई तथा 200 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, किसने सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थगित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? वो कौन कर दिया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कर दिया था। कौन कर दिया था? यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हम लोग पढ़ते हैं इसका स्थापना कब हुआ था? 1924 में। पूछेगा कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था।
और HSRA का फुल फॉर्म पूछे क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एसोसिएशन है। इसकी स्थापना पूछेगा कौन किया था, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र आदि क्रांतिकारियों ने की थी। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 10 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम बदलकर, अब इसी HRA का नाम बदलकर फिरोज शाह कोटला में क्या रख दिया गया, HSRA क्या रख दिया गया, HSRA रख दिया गया। पहले HRA था, इसका नाम क्या रख दिया गया, HSRA कर दिया गया। इसकी स्थापना में अन्य सदस्य भगत सिंह, सुखदेव तथा भगवती चरण बोहरा भी सम्मिलित थे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं ऐसा भी देखा हूँ कि HRA में S शब्द जो होता है, सोशलिस्ट शब्द, इसको कौन जोड़ा था, तो इसको जोड़ा था भगत सिंह ने। कौन जोड़ा था, भगत सिंह ने जोड़ा था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए ITIHASKI दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, युगांतर पार्टी का नेतृत्व पूछेगा कौन किया था, वो किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 ईस्वी तक बंगाल के क्रांतिकारी थे। और इनका जो कार्यकाल का बात है, 1879 में इनका जन्म हुआ और 1915 तक क्या हुआ, इन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों पर नज़र रखा। उन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जतीन्द्र नाथ को मुखर्जी को किस नाम से जाना जाता है, तो बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है। वे युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी पार्टियों के सदस्य थे। अब पूछा जाएगा कि जतीन्द्र नाथ मुखर्जी किसके सदस्य थे, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी का ये सदस्य थे। अब गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। पूछे कहाँ हुआ था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कौन किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। वे विवेकानंद व अरविंद घोष के अनुयायी थे। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जतीन्द्र नाथ मुखर्जी किसके अनुयायी थे, तो विवेकानंद और अरविंद घोष के अनुयायी थे। अच्छा, स्वामी विवेकानंद को हम लोग क्या कहते हैं, तूफानी हिंदू कहते हैं। क्या कहते हैं, तूफानी हिंदू हम लोग कहते हैं। चलिए, वे 9 सितंबर 1915 को बालासोर, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, इनकी हत्या कब हो गई, 9 सितंबर 1915 को। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो 1908 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट होगा। चलिए किंग्सफोर्ड के बारे में यहाँ जानकारी देख लेते हैं हम। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उस समय बम फेंका जब वह यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहा था। परंतु इस हमले में राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे और उनको क्या कर दिया गया, फांसी दिया गया। तो खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में पूछेगा कि फांसी किसको दिया गया, आप भगत सिंह नहीं लगाइएगा। कौन बताना है आपको, खुदीराम बोस बताना है। और एक आदमी का नाम आपको बताना है। सबसे पहले पूछेगा कि फांसी किसको दिया गया था, दोस्तों मंगल पांडे। कौन दिया गया था, मंगल पांडे। मैंने आपको बताया था पिछले, अगर 1857 का वीडियो पिछला क्लास हुआ था, आप लोग जाकर के उस वीडियो को अवश्य देखिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। तो लाहौर षड्यंत्र जो कांड हुआ था उसमें 3 आदमी शामिल था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो ये तीनों को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। तो कौन शामिल नहीं था, बटुकेश्वर दत्त शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसको फांसी नहीं हुई थी, तो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, ये तीनों को फांसी हो गया था। इसी को नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तीनों को बल्कि हो गया था। चलिए, यहाँ लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई तथा 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दे दी गई। जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल, इसी को हम लोग कहते हैं अंडमान का काला पानी जेल भी हम लोग कहते हैं, अंडमान निकोबार में है, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में है, वहाँ पर भेज दिया गया। तो बटुकेश्वर दत्त को कौन सा सजा दिया गया था, काला पानी का सजा दिया गया था। किस जेल में, अंडमान के काला पानी जेल में भेज दिया गया।
चलिए बढ़ते हैं। और जिसके बाद में फांसी पूछेगा कब दिया गया था भगत सिंह को, 23 मार्च 1931। अच्छा, भगत सिंह ने पूछेगा किसका स्थापना किया था, नौजवान सभा का। किसका किया था, नौजवान सभा का स्थापना पूछेगा कौन किया था, तो भगत सिंह ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था, वो कहाँ था, तो पूर्वी बंगाल में था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। धन की व्यवस्था करने के लिए 1908 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती कांड को पुलिन बिहारी दास ने अंजाम दिया। बर्रा डकैती कांड को पूछेगा कि कौन पूर्वी बंगाल में कौन अंजाम दिया, तो पुलिन बिहारी दास ने दिया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ढाका अनुशीलन समिति का गठन कौन किया था, तो आपको क्या बताना है, पुलिन बिहारी दास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है बारिंद कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। उस क्रांतिकारी संगठन का आप नाम बताइए कौन सा था, वो था अनुशीलन समिति। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। अगर अनुशीलन समिति की बात किया जाए, यह एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका गठन बंगाल में बारिंद कुमार घोष, अरविंद घोष के जो भाई थे, बारिंद कुमार घोष कौन थे, अरविंद घोष के भाई थे, उन्होंने किया। तो पूछा जाएगा कि अनुशीलन समिति का गठन कौन किया था, तो आपको बताना है कि अरविंद कुमार घोष के भाई बारिंद कुमार घोष ने किया। उन्होंने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में एक लेख लिखा, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए एक केंद्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कौन किया था, तो भद्रलोक समाज ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित सत्याग्रही में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो महात्मा गांधी किसका नेतृत्व नहीं किया था, तो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, इसका भी करवे किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 जानबे करते हैं, दांडी यात्रा करवे किया था। बारदोली सत्याग्रह, अरे बारदोली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 में। और खेड़ा भी महात्मा गांधी करवे किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यही राइट हो जाएगा कि महात्मा गांधी कौन नहीं किया था, बारदोली नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं बारदोली सत्याग्रह के बारे में। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया। जबकि गुजरात में स्थित बारदोली किसानों के सरकार द्वारा बढ़ाए गए लगभग लाभ 30 कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया। अच्छा, अब बारदोली सत्याग्रह में बुलाया तो गया था गांधी जी को, लेकिन गांधी जी गया नहीं था और किसको भेज दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और यहाँ के किसानों से कर मुक्त करवा करके जब मुक्त करवा देता है, तब गांधी जी लौट करके आते हैं। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि गांधी जी सरदार, तब तक वो सरदार नहीं था, वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ कहिए। तो गांधी जी कहा कि ये वल्लभ नहीं है, क्या है, सरदार है। तो उस दिन से इनको सरदार कहा जाने लगा। तो सरदार की उपाधि पूछेगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। और इसको हम लोग लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं, या भारत का बिस्मार्क भी हम लोग इसी को कहते हैं। सबसे ऊंचा मूर्ति पूछेगा किसका बना हुआ है, गुजरात में, तो इसी का बना हुआ है स्टेच्यू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो गांधी जी ने किसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, राजकोट सत्याग्रह, हाँ इसमें तो लेबे किया था, खेड़ा में भी लेबे किया था, और वाईकोम असहयोग में तो जानबे करते हैं लेबे किया था। वाईकोम सत्याग्रह यहाँ राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। वाईकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। वाईकोम सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1924 से 25 में यह चलाया गया था। त्रावणकोर जो कहाँ पड़ता है भैया, केरल में पड़ता है। यहाँ के निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश एवं मंदिर के निकट निर्मित सड़कों के उपयोग को लेकर हुआ था यह आंदोलन। गांधी जी ने वाईकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, इनमें भाग लिया था। राजकोट सत्याग्रह में भी भाग लिया था। असहयोग आंदोलन में तो लेबे किया था। और अलग बात है कि 5 फरवरी 1920 में इन्होंने वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन को। इनका नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। किसमें नहीं किया था, तो वाईकोम सत्याग्रह में नहीं किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है, जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। जियातरंग आंदोलन पूछ रहा है कहाँ प्रारंभ हुआ, वो हुआ था मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के जैसा ही यह एक आंदोलन था। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि जियातरंग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में प्रारंभ हुआ, इसी के जैसा आंदोलन था। इस आंदोलन में जनजातियों की सक्रिय भागीदारी थी। इस आंदोलन का नेता या
जदुनांग को सरकार ने 29 अगस्त 1931 को फांसी की सजा दे दी, जिसके पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गौडिनल्यू, कौन, गाइडिनल्यू, जिसको रानी की उपाधि कौन दिया था, जवाहरलाल नेहरू। इसको हम लोग रानी गौडिनल्यू भी कहते हैं। इसको रानी की उपाधि कौन दिया था, जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने गाइडिनल्यू को रानी की उपाधि दी, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न अगला है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। अच्छा भैया, काफ़ी शानदार प्रश्न भैया, आप लोग जवाब इसका फटाफट आप दीजिए, तो मैं आपसे मानूँ अगर ये सब क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, समझिए कि आपका बेड़ा पार है, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होने से रुक नहीं सकता है। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन असहयोग कर रहे हैं। नमक सत्याग्रह जब चला रहा था तो गांधी जी उस समय कौन था, लॉर्ड इरविन था वायसराय। तो लॉर्ड इरविन को कहा कि आप नमक पर से टैक्स को हटा दीजिए। थोड़ा कहानी पर आप लोग ध्यान रख दीजिए, तब ऑटोमेटिक आपको सॉल्व हो जाएगा। तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम नमक पर से टैक्स नहीं हटाएंगे। तो कहा कि नमक हमारा है, हमारे देश में की उपज है, आप इस पर टैक्स कैसे ले सकते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि गांधी जी, आपको क्या पता है कि 240 किलोमीटर पैदल दूरी तय करते हैं, तब जाकर के क्या निकलता है, नमक निकलता है। एक काम कीजिए, आप नमक समुद्र के पानी से नमक निकालिए, तो हम टैक्स हटा देंगे। तो सोचा गांधी जी, सिंगल पसली का आदमी क्या नमक बना पाएगा। तो गांधी जी ने अपने 78 अनुयायी के साथ मिल करके एक आंदोलन तैयार किया, उसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, जिसको हम लोग दांडी यात्रा कहते हैं। 78 अनुयायी के साथ मिल करके समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन जब लग रहा था कि गांधी जी इस आंदोलन को पूरा कर लेंगे, तो 23वें या 24वें दिन गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल देता है। और अब्बास तैयब जी, तब इस आंदोलन को पूरा कौन कराता है, तो अब्बास तैयब जी कराता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट होगा। चलिए यहाँ देखते हैं इसका डिस्कशन। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी, गुजरात के ग्रैंड ओल्ड मैन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुजरात के ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, इन्होंने पूरा करवाया था। और नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी पूछेगा कहाँ हुआ था, तो सोलापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, सोलापुर। तो आप तो जानबे करते हैं, सूती वस्त्र के लिए महाराष्ट्र, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, ये सब किसके लिए फेमस है, सूती वस्त्र के लिए फेमस है, आपको पता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो आचार्य विनोबा भावे को गिरफ्तार किया गया था पहली बार किस आंदोलन में भाग लेने के कारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन्होंने, अच्छा, विनोबा भावे से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में भूदान आंदोलन कौन शुरू किया था। दोस्तों, दक्षिण भारत में भूदान आंदोलन यही विनोबा भावे ने शुरू किया था। आपको याद रखना है, विनोबा भावे, दक्षिण भारत में भूदान आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया था। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछेगा कि कौन चलाया था, तो यही चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसके प्रथम सत्याग्रही कौन था, विनोबा भावे था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम अनुयायी कौन था, तो विनोबा भावे था। इनका प्रमुख आंदोलन पूछेगा कौन था, भूदान आंदोलन पूछेगा। भूदान आंदोलन इन्होंने कहाँ चलाया था, तो दक्षिण भारत में चलाया था। कहाँ चलाया था, दक्षिण भारत में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था। अब किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था, तो भैया कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, टोटल अगर गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए तो टोटल गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। कितना हुआ था, 1930 में हुआ था पहला, फिर हुआ था 1931 में दूसरा, 1931 में दूसरा, और 1932 में हो जाएगा तीसरा आंदोलन हुआ था। पहला तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। राजा पूछेगा तो क्या बताना है, जॉर्ज पंचम। उस समय राजा पूछेगा कौन था, तो जॉर्ज पंचम था। पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन था गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का, तो विंस्टन चर्चिल। कौन था, विंस्टन चर्चिल था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था। अच्छा, पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था भैया 78 आदमी ने भाग लिया था, लेकिन गांधी जी ने भाग नहीं लिया था पहला गोलमेज सम्मेलन में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलावे ने किया। तो चलिए देखते हैं इसका डिस्कशन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया। सम्मेलन में कुल 21 लोगों ने भाग लिया। अच्छा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूछेगा कितना लिया था? 21। 78 पहला गोलमेज सम्मेलन में लोग था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में 16 गो था। चलिए, यह सम्मेलन लंदन के 7 सितंबर 1931 के 31 दिसंबर 1931 तक चला। इसकी असफलता पर गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूं, परंतु मैं अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। पूछेगा यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। क्या कहा था? मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। कौन कहा है भैया? महात्मा गांधी ने कहा है। इससे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु महात्मा गांधी को जिस जहाज से वो गया था, उस जहाज का नाम था SS राजपुताना। क्या नाम था? SS राजपुताना जहाज पर चढ़ करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो गए थे। तो आपको ये बात याद रखना है। और यहीं पर गांधी जी को जो है, यहाँ का जो प्रधानमंत्री है, तो जिसका नाम क्या था? विंस्टन चर्चिल, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर, क्योंकि आधा नंगा फकीर पूछेगा किसको कहा गया है? तो महात्मा गांधी को कहा गया है। और एक व्यक्ति और था फ्रैंक मोरिस, इन्होंने महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से शुरू हुआ था यह आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था जो कई एग्जाम में पूछा जाता है, डू एंड डाई। डू एंड डाई यानी करो या मरो। इसका मतलब क्या? हिंसा नहीं करना है, मतलब या तो अंग्रेजों तुम मुझे आज़ाद करो या नहीं तो तुम द्वितीय विश्व युद्ध में मर जाओ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में साथ पाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज पूरा उलझ चुका था, इसके कारण। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया। पूछेगा कि यह नारा को कौन दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। लेकिन इस नारा का प्रयोग गांधी जी ने इसी आंदोलन में किया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है? तो आपको क्या बताना है? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से। और यहाँ पर गांधी जी ने 70 मिनट भाषण दिया था। कितना दिया था? 70 मिनट भाषण दिया था और कहा था मैं आज ही आपको आज़ादी दिला दूंगा, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो गांधी जी ने का बात सबको मान लिया था। जिसके बाद अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए क्या चलाया था? ऑपरेशन जीरो आवर। क्या चलाया था? ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध पूछेगा किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये क्या था? अंग्रेजों ने चाहा कि इस आंदोलन को दबाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? अच्छा, कौन है जो गांधी जी को आंदोलनों का राजनीतिक फिरौती कहा है? वह कौन था जो कहा है? तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। गांधी जी ने कांग्रेस द्वारा उनके प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो मैंने अभी जस्ट बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से शुरू हुआ था। कहाँ पर? वर्धा में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्धा जहाँ दिख रहा है लगा दीजिए आप। चलिए थोड़ा सा इसका डिस्कशन को हम लोग देख लेते हैं। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। अच्छा, भारत छोड़ो प्रस्ताव को हम पूछा जाएगा किस प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है? इसे वर्धा प्रस्ताव कहा जाता है। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की एक बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। पीछे मैंने आपको बताया गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया?
क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस रेडियो का प्रसारण कौन किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उषा मेहता। क्या हो जाएगा? उषा मेहता हो जाएगा। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ बम्बई में 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ किया था। इस खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिसको हम लोग नियमित रूप से रेडियो प्रसारण अच्युत पटवर्धन सहित कई प्रमुख नेताओं ने सहयोग प्रदान किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? 14 अगस्त 1942 को। कौन किया था? तो उषा मेहता ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका क्या नाम था? तो अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था, उसका क्या नाम था? लुई फिशर। क्या नाम था? लुई फिशर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान महात्मा गांधी के साथ था। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि वह पत्रकार का नाम बताइए, वह अमेरिका का एक पत्रकार का नाम बताइए जो महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के दौरान था। वो विदेशी पत्रकार कौन था? वो वेब मिलर। कौन था? तब आपका आएगा वेब मिलर। वो किसके समय में था? तो कौन सा आंदोलन के समय में था? तो वो था नमक सत्याग्रह के दौरान। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो में कौन था? तो लुई फिशर था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है, निम्न में किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है, यह बात कौन कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर। क्या कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनका बचपन का नाम पूछेगा क्या है? तो मूल शंकर। क्या नाम है? मूल शंकर नाम है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किया था? तो आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो मुंबई में किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का किताब का नाम पूछे क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए अब इनके बारे में और भी जानकारी अगर मैं दूं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहा था, बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है। अर्थात अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है। श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले भारतवासियों के लिए है यह नारा दिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतवासियों के लिए है यह नारा कौन दिया था सर्वप्रथम? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और यह बात कौन कहाँ से हमको जानकारी प्राप्त होता है? तो एनी बेसेंट। अब ये एनी बेसेंट कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। आपको याद होगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यही तो एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट के बारे में आपको प्रथम महिला अध्यक्ष ये थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, वो कब किया था? तो वो किया था 1925 में। कब किया था? तो 1925 में। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए 1925 में जब मोहम्मद अली जिन्ना को हम लोग कहते हैं कायदे आजम। क्या कहते हैं? कायदे आजम के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नेतृत्व प्रारंभ किया तो यह संस्था और प्रखर होकर उभरी। विभिन्न शहरों में कांग्रेस के समांतर इसके अधिवेशन अत्यधिक नियमित रूप से होने लगी। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। पूछेगा इसका संस्थापक कौन है? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां है। पूछे कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। इसकी मुद्रा क्या है? टाका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? पाकिस्तान का जन्मदाता किसको माना है? लॉर्ड मिंटो को। किसको माना है? ये भारत का वायसराय था, आपको याद रखना है। और राजेंद्र प्रसाद को हम लोग क्या कहते हैं? देश रत्न। क्या कहते हैं? देश रत्न। या इसी को हम लोग कहते हैं अजात शत्रु। क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? लॉर्ड मिंटो को। अच्छा, जब पूछेगा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया है? तो चौधरी रहमत अली। कौन दिया है? चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का यह जन्मदाता है, आपको याद रखना है। और चलिए यहाँ इसका डिस्कशन है, डिस्कशन को हम लोग देखते हैं। 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो एक्ट द्वारा, पूछेगा कि मार्लो मिंटो एक्ट कब आया था? तो 1909 में आया था। इसके द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909
जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। तो मार्लो मिंटो सुधार को किस अधिनियम कहा जाता है? तो इसको भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है। इसके द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधि मुस्लिमों को प्रदान किया गया, जो कालांतर में भारत विभाजन का कारण बना। इसलिए राजेंद्र प्रसाद वायसराय लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा गया है। दोस्तों ये रहा आज का कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ITIHASKI इतिहास की DUNIYA दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।